हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडेक्शन। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1। तो इस लेक्चर के अंदर क्या क्या चीजें होंगी उसको देखने से पहले हम जो है स्टार्ट करते हैं हमेशा की तरह हमारे कोट ऑफ द डे से। तो आज का कोट है, ड्रीम बिग एंड डेयर टू फेल। है ना, आपको बड़ा सोचना है और अनसक्सेस होने से, है ना, सक्सेसफुल होने के लिए भी अनसक्सेस होना जरूरी है ना, फेल होना जरूरी है। जब तक गिरोगे नहीं तब तक जो है चोट का एहसास नहीं होगा, है ना, कि भाई जो है चीजें किस तरीके से जो है आप उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो है हम इसको देखने वाले हैं। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव देखे बच्चे इस लेक्चर के, टू अंडरस्टैंड दी बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि जो है इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड बेसिक प्रॉपर्टीज हमें देखनी है। यहाँ पर एनालाइज बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका बिहेवियर जो है हमें देखना है, किस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ में अलग अलग जो क्वांटिटीज है उसके साथ में रिलेट करता है। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन केसेस ऑफ सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि जो है सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो उसके साथ में देखेंगे। फिर रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो रियल वर्ल्ड से रिलेटेड जो एप्लीकेशन है वो भी जो है हमारे को सीखने को मिलती है यहाँ पर। और हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है वो कैसे सोल्व करते हैं हम, ये सारी चीजें जो है हम लेक्चर में सीखने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, सबसे पहले जो है लेक्चर पे आ जाते हैं। हम लेक्चर की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से ही क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर जो नाम है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज से रिलेटेड और स्टैटिक मतलब रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब कि क्या है, हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की, जबकि वो क्या है, स्टैटिक फॉर्म में है ना। अभी स्टैटिक मतलब रेस्ट पर है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर जब चार्ज रेस्ट पर होता है ना, तो जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो उससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है ना, कैपेसिटेंस, ये सारी चीजें जो है हम क्या है इस लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर ओवरऑल। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील द स्टडी ऑफ फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल अराइजिंग फ्रॉम स्टैटिक चार्ज, है ना। इन सब चीजों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग चैप्टर है। मैं अगर क्लास 12 की बात करूँ तो इनिशियल जो है स्टार्ट यहीं से ही होता है, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहली जो चीज है वो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक है, चार्ज है, तो सबसे पहली जो चीज है वो क्या आने वाली है, चार्ज ही आने वाला है। तो चार्ज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चार्ज क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन दूं तो दो तरीके की डेफिनेशन है, जिसमें एक हम ट्रेडिशनली डेफिनेशन दे सकते हैं और एक हम मॉडर्न डेफिनेशन दे सकते हैं। ट्रेडिशनल डेफिनेशन के अंदर हम ऐसा बोलें कि जब हम चार्ज को देखते, ओल्ड एज में जब हम चार्ज को देखते, तो जो इनिशियल जो लोग थे ना वो किस फॉर्म में चार्ज को, कि जो है कॉम को क्या कर रहे हैं, हेयर से रब कर रहे हैं, और या इस प्लास्टिक है ना, उसको प्लास्टिक का कोई स्केल है उसको, और फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स की तरफ देख रहे हैं, जो क्या हो रहा है, फिर उससे जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वहाँ अट्रैक्शन जो है वो चार्ज की फॉर्म में, तो वहाँ डिफिनेशन जो है ना उसी फॉर्म में दे दी गई। क्या, कि जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना उसको समझाने के लिए, है ना, छोटे बच्चों को समझाने के लिए इस तरीके से कि चार्ज क्या है, एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से कोई बॉडी जो है इस अदर बॉडीज को, छोटी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ये हम जो है अगर जो है डेफिनेशन एक माइक्रो लेवल पर इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, है ना, एक तो डेफिनेशन ही होगी, लेकिन अगर हम क्योंकि जो है चीजों को एनालाइज करने लगते हैं उसके बाद में जो है हम चीजें किसी कंक्लूजन पे पहुंचते हैं, देन जो है हमारी डेफिनेशन जो है अलग तरीके से हम देखते हैं। किस तरीके से, अगर मैं चार्ज की बात करूं तो चार्ज बॉडी को आप देखें तो वो अदर चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकती है, मतलब कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करती है, या अदर चार्ज को क्या है इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड कर सकती है। साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जो है, मैग्नेटिक फोर्स भी क्या हो सकता है, चार्ज की वजह से हो सकता है। तो क्या है, दोनों चीजें हमने देखा है, हम देखेंगे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक एक बॉडी, चार्ज बॉडी इलेक्ट्रिक फील्ड को तो एक्सपीरियंस कर सकती है, मैग्नेटिक फील्ड को भी क्या कर सकती है, एक्सपीरियंस कर सकती है ना। तो क्या है, चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद मैटर ड्यू टू व्हिच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये जो है बहुत बेहतरीन जो है डेफिनेशन रहने वाली है आपके लिए, कि आप जो है आप चार्ज को इस तरीके से भी समझे, है ना। छोटी क्लासेस में हमने क्या पढ़ लिया कि चार्ज क्या होता है, एक बॉडी के ऊपर ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडी को
अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से चार्ज की बात करें, चार्ज को जो रिप्रेजेंट करते हैं हम कि जो ऐसा यूनिट है ना, उन सबको हम ही देखेंगे यहाँ पर जो है उससे पहले हम कुछ और चीजों की बात कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए हाउ डज द चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। जो है चार्ज जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता कैसे। तो हम यहाँ पर देखें, सबसे पहले अगर चार्ज हमारा रेस्ट पर रहता है, चार्ज क्या रहे अगर रेस्ट पर रहे तो वो सिर्फ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। रेस्ट पे रखा हुआ चार्ज सिर्फ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। लेकिन अगर हम चार्ज चार्ज को क्या करें, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। इफ चार्ज इज यूनिफॉर्म मोशन, चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन, देन इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, दोनों प्रोड्यूस करेगा, है ना। लेकिन इफ चार्ज जो है क्या नहीं हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा हो, एक्सेलरेट हो रहा हो मान लीजिए, तो जो है क्या करता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तीनों वेव्स जनरेट और तीन चीजें जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तीन चीजें जो है ये जनरेट करता है। तो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कब करता है, जब वो मूव कर रहा हो, है ना। दोनों ही केस में या तो कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट या किसी एक्सेलरेशन से, तो क्या करता है वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का तीनों ही केस में इलेक्ट्रिक फील्ड तो रहेगा ही रहेगा। नेक्स्ट जो है हम बात करें किसकी, टाइप्स ऑफ चार्जेस की, है ना। टाइप्स ऑफ चार्जेस क्या होते हैं, ये हमें बचपन से पता है कि चार्ज जो है दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हम इस तरीके से जो है इसको नहीं देखते हैं, है ना। बेसिकली कभी चार्ज के ऊपर ऐसा पॉजिटिव या चार्ज के ऊपर नेगेटिव ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब जो है हमने खाली रिप्रेजेंटेशन दिया है उसको। एक्चुअल में चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव जैसी कोई बात है ही नहीं। अब कहें कैसे, है ना। बेसिकली यहाँ पर क्या है कि इनको जो हमने महसूस किया है उसके बेसिस पे हमने क्या कर दिया, इसके साइन जो है हमने अलॉट कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाए पॉजिटिव और प्रोटॉन जो है वो क्या हो जाए नेगेटिव। पॉसिबल जो है इसका हो जाता इस तरीके से, जब हम इसको देखते हैं कैसे देखें। इनिशियली जब हमने क्या देखा, दो बॉडीज को रब किया, दो बॉडीज को क्या किया, रब किया, न्यूट्रल बॉडीज थी, रब किया उनको, तो हमने देखा कि एक क्या होगी पॉजिटिव चार्ज और एक क्या हो गया नेगेटिवली चार्ज। एक पर क्या हो गया पॉजिटिवली चार्ज, एक पर नेगेटिवली चार्ज। नेगेटिवली चार्ज से मतलब क्या था, एक पर कुछ चार्ज दूसरे पर कुछ चार्ज, इक्वल इक्वल, है ना। अब हमने क्या किया, दोनों को वापस पास में लाए और फिर से देखा कि दोनों का नेट चार्ज वापस से क्या हो गया जीरो। इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, नेट चार्ज जीरो हो गया। इसका मतलब कि पहले जो चार्जेस थे वो इक्वल और अपोजिट रहे होंगे। कैसे रहे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। इक्वल अपोजिट हुए होंगे तभी तो नेट चार्ज वापस से जीरो हुआ होगा, है ना। इक्वल अपोजिट चार्ज होने से ही क्या हुआ, नेट चार्ज जीरो हुआ। तो एक चार्ज को इक्वल है और अपोजिट भी है ना, तो अपोजिट सेंस से मतलब एक को हमने क्या दे दिया पॉजिटिव, दूसरे को क्या दे दिया नेगेटिव दे दिया, है ना। वैसा तो उसकी वजह से एक चार्ज पॉजिटिव ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एज कंपेयर टू प्रोटॉन, है ना। पॉजिटिव चार्ज कब कब आता है, हम इसको कैसा मानते हैं पॉजिटिव चार्ज, जब कोई इलेक्ट्रॉन कोई जो ऑब्जेक्ट जो है जो है क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना। इलेक्ट्रॉन लूज करता है कंपेयर टू प्रोटॉन, वो जो है हमारे पास में रहेगा। जैसे कि हम सोडियम का एग्जांपल देखते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या आ जाता है उस पर चार्ज Na+ हो जाता है ना, चार्ज Na+। ऐसे ही नेगेटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करे गेन कर ले। जैसे क्लोरीन का हम एग्जांपल लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्लोरीन क्या हो जाता है माइनस। चार्ज को देख रहे हैं तो यूनिट की बात करें तो यूनिट जो है एसआई यूनिट देखें तो जो है यहाँ पर चार्ज की एसआई यूनिट जो होती है कुलाम, कुलाम होती है, इसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो फर्स्ट सिंबल लेते हैं उसी से कैपिटल सी एसआई यूनिट होगी। अगर मैं सीरियस यूनिट को बात करूं, है ना, सीरियस यूनिट होती है इसकी स्टेट कुलाम, स्टेट सी करके लिखते हैं, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की फॉर्म में भी जो है हम क्या करते हैं चार्ज को ESU, इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रो
स्टैटिक यूनिट, है ना, ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर एक और यूनिट जो है फ्रैंकलिन। इस फॉर्म में भी जो है हम क्या करते हैं, जो है CGS फॉर्म में याद रखते हैं चार्ज की यूनिट को, ठीक है ना। अगर देखें यूनिट की, है ना, तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में EMU जो है, अगर हम जब देखते हैं EMU में या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट की या स्टेट कूलाम की फॉर्म में, तो 1 कूलाम इज इक्वल टू होता है 3 इंटू 1 कूलाम इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास में 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलाम, या फिर 1/2 एब कूलाम, क्या होता है 1/2 एब कूलाम, है ना। अनदर सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज एब्सोल्यूट कूलाम। एब्सोल्यूट कूलाम का मतलब क्या, एब कूलाम, है ना, इसको ABC करके जो है हम बोल देते हैं। और 1 फेराडे, ये क्या है हमारी जो यूनिट है 1 फेराडे, 1 फेराडे कितना है 96500 कूलाम। यहाँ पर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज क्या है फ्रैंकलिन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो क्या है हमारी फ्रैंकलिन, और जो है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज जो है वो क्या है फेराडे। 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम। इसको याद रख लेना, इसको क्या कर लेना, याद रख लेना, क्योंकि ये जो है आपके काम आने वाली है। ये क्वांटिटी क्या आने वाली है, काम आने वाली है। किस तरीके से काम आएगी मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर, है ना। अच्छा बेसिकली ये क्या है, अच्छा ठीक है मैं इसको बता दूं। यहाँ पर ये 1 फेराडे जो है 1 फेराडे ये Na इंटू ई है, क्या है Na इंटू ई। Na क्या है आपका एवोगाड्रो नंबर 6.02 इंटू 10⁻23, है ना, और इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो ये जब मल्टीप्लाई करते हैं देन जो है 96500 कूलाम जो है हमारा रिजल्ट आता है ना। तो ये हमारा क्या होता है 1 फेराडे। डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो जो है हम इसको इलेक्ट्रिक करंट से कैलकुलेट करते हैं, है ना। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपको, करंट जो होता है I इक्वल टू वो क्या होता है चार्ज, चार्ज किससे, जो इसका सिंबल होता है ना, कैपिटल Q बोलते हैं या स्मॉल q अपॉन में टाइम, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जो है Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IT। इसका यूनिट देखें तो करंट का A और इस टाइम का T, तो ये AT या TA बोल दे, या फिर क्या हो जाएगा M0L0 T1 A-1, है ना। इस फॉर्म में हम जो है डायमेंशंस को लिखते हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए सारी चीजें। ये जो है ना Na इंटू ई कई बार आपको न्यूमेरिकल्स में सोल्व करना पड़ता है, इसलिए जो है आप क्या कर सकते हो यहाँ पर इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक। डायरेक्ट 965 इतना बड़ा सोल्व नहीं करना पड़ेगा, उसलिए उस टाइम पर आप डायरेक्ट ही क्या कर सकते हो, आप इसको यूज कर पाओगे, ठीक है ना। आगे देखना प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की बात कर लेते हैं। किसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में देखें फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास में, चार्ज से रिलेटेड प्रॉपर्टी तो डिस्कस करनी होगी। वो क्या है, पहली चीज चार्ज जो है हमारी स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कराएं चार्ज को तो डायरेक्शन के साथ में चार्ज चेंज होगा क्या, नहीं होगा, है ना। चार्ज को हम डायरेक्शन के साथ में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो पहली चीज ये, ठीक। दूसरी चीज जो थी वो हम क्या कह रहे थे, लाइक चार्जेस रिपेल्स ईच अदर। लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट्स ईच अदर। ये हमने देख रखा है, छोटी छोटी चीजें हैं बारीक बारीक सी, इसको देखें। जब हम क्या कहते हैं कि दो चार्ज है मेरे पास में, एक माइनस प्लस का क्यू और दूसरा भी क्या प्लस का क्यू, है ना। तो इन दोनों को देखें तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फर्स्ट केस मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सेकंड केस में देखूं, अगर मैंने दोनों ही क्या ले लिए नेगेटिव चार्ज ले लिए, तो ये फिर भी क्या करते हैं रिपेल ही करते हैं, है ना। तो यहाँ रिपेल करते हुए ये बात की बात है। जब हम बात करें किसकी, एक पॉजिटिव चार्ज ले लो और एक नेगेटिव चार्ज ले लो, ये दोनों क्या होंगे एक दूसरे की तरफ
अट्रैक्ट करते हैं। मेरे ख्याल से जो है इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, तो जो है क्या है ये समझ लो। लाइक चार्जेस जो क्या होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्जेस हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, चार्ज इज ट्रांसफरेबल। क्या है, चार्ज ट्रांसफरेबल है, मतलब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है ना। तो चार्ज इन चार्ज इज ट्रांसफरेबल, मतलब ऐसा नहीं है कि जो है हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में चार्ज को ट्रांसफर नहीं कर सकते, आसानी से जो है क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। जैसे कि हम इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, किसी बॉडी पर दें, है ना, या फिर उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करा लें, तो जो है वो पॉसिबल है, इसलिए को हम क्या बोलते हैं, चार्ज क्या है हमारा, ट्रांसफरेबल है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। देखना, अगर हम चार्ज की बात करें तो चार्ज जो है किसकी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आता है जाता है ना, इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में अगर हम देखें तो अगर किसी बॉडी पर चार्ज गया तो मतलब इलेक्ट्रॉन गया, है ना, या चार्ज निकला तो इलेक्ट्रॉन निकला। भाई प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता तो वो तो निकाल नहीं सकते उतनी आसानी से, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन का मास जो है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, वो कितना है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, ये मास है। तो जब इतना मास है तो जब किसी बॉडी पर ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना मास ऐड हो जाएगा, निकलेगा तो इतना मास क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दो इलेक्ट्रॉन अगर हमने निकाल दिए तो 2 टाइम्स मास रिमूव हो जाएगा, ऐड कर दिए धन उतना ही मास ऐड हो जाएगा। तो चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, जो है मास से वो एसोसिएटेड रहता ही है हमेशा, है ना, ठीक, ध्यान रहे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वो क्या है, चार्ज इज रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट वेरेज मास इज वेरिएंट। जो है चार्ज जो है, चार्ज जो है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है, रिलेटिविस्टिक इनवेरिएंट है ना, तो वेरेज मास इज वेरिएंट है ना, मास जो है रिलेटिविटी के साथ में जो है मास वेरी करता है ना, तो जो चार्ज है उस पर रिलेटिविटी का कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो वो इनवेरिएंट है एक तरीके से ना। नेक्स्ट, चार्ज इज एडिटिव। चार्ज जो है एडिटिव, एडिटिव कैसा है, मतलब एल्जेब्रिक, कैसा है, एल्जेब्रिक एडिशन है ना, इस तरीके के एडिशन को फॉलो करता है, एल्जेब्रिक एडिशन को। जैसे कि हम बात करें क्यू नेट, किसी बॉडी के ऊपर नेट चार्ज की बात करें तो वो क्या हो सकता है, Q1 माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 माइनस Q5, इस तरीके से डैश 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 जो भी स्केलर फॉर्म में ऐड होता है बेसिकली ना, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो जो है स्केलर रूल मतलब एल्जेब्रिक रूल से ही क्या होती है, कैलकुलेशन होती है, वेक्टर फॉर्म से नहीं होती है। इसके एग्जांपल जो है, ठीक है, एग्जांपल हम ऐसे ही देख लेते कि यहाँ पर देखना, अगर हमने क्या कहा कि एक सिस्टम है उसके अंदर चार्ज है, कोई भी सिस्टम ले लो जिसके अंदर चार्जेस हैं, आपके पास में Q1 1 कूलाम, Q2 3 कूलाम, Q4 Q3 माइनस 2 कूलाम, है ना, इस तरीके से। देन नेट चार्ज जो है वो आपको वेक्टर फॉर्म देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक, नेट चार्ज क्या हो जाएगा आपका, Q इज इक्वल टू 1 प्लस 3 कूलाम माइनस 2, तो कितना हो जाएगा ये 2 कूलाम, ऐसा। तो ये जो है हम एडिशन जो है बेसिकली एल्जेब्रिक एडिशन करते हैं, हमारे को जो है वेक्टर फॉर्म में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है बच्चों। आगे देखना, चार्ज इज कंजर्व। चार्ज जो है क्या होता है, कंजर्व होता है। इससे क्या मतलब है, हम क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है, चार्ज को आप जो है क्या नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, चार्ज को कहीं पर आप जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, है ना। किसी भी सिस्टम के अंदर, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज जो है वो क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट टर्म होती है, वो जो है क्या नहीं होगा, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो सकता है, बट ना तो क्या हो सकता है वो क्रिएट हो सकता है, ना ही वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो चार्ज जो है वो क्या होता है, कंजर्व, ठीक, इन एन आइसोलेटेड
system, in an isolated system, charge always remains constant. क्या होता है? हमेशा constant होता है. It means cannot be, it means cannot be created nor be destroyed. ठीक है ना? ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. कुछ एग्जांपल जो है इसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं. जैसे आयनाइजेशन की बात करें, आयनाइजेशन में देखें, पहले हाइड्रोजन एटम है, इस पर नेट चार्ज क्या है? 0. बाद में इस पर देखें हाइड्रोजन प्लस और इलेक्ट्रॉन माइनस, तो हाइड्रोजन प्लस पर E प्लस और इस पर माइनस E, नेट क्या मिला? वापस से 0. इनिशियली भी क्या था? 0. बाद में भी क्या मिला? 0 ही चार्ज. ठीक, कोई दिक्कत नहीं. यहाँ पर देखें रेडियो एक्टिविटी के अंदर देख लेना, रेडियो एक्टिविटी के अंदर एक न्यूट्रॉन है, एक न्यूट्रॉन का जब डिसइंटीग्रेशन होता है तो एक प्रोटॉन बनता है, एक जो है इलेक्ट्रॉन प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो. तो यहाँ पर जो नेट चार्ज है प्रोटॉन पर प्लस, इलेक्ट्रॉन पर उतना ही माइनस, जो है क्या हो गया? नेट चार्ज वापस से 0. तो जो है यहाँ पर भी क्या होता है? नेट चार्ज क्या हो गया? 0. एक फेनोमेना होता है क्या? पेयर प्रोडक्शन. क्या होता है? पेयर प्रोडक्शन, कंजर्वेशन. नेक्स्ट देखना, चार्ज इज क्वांटाइज. चार्ज क्या है हमारा? क्वांटाइज. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? यहाँ से जो है चीजें जो निकल करके आती है वो हम जो है मैथमेटिकली यूज करते हैं. किस तरीके से यूज करेंगे वो आने वाले टाइम पे आपको पता भी चली जाएगा. चार्ज क्वांटाइज्ड होता है, इसका मतलब क्या है? पहले जो है सबसे पहले आप क्वांटा का मतलब समझे. क्वांटा का मतलब अगर समझाएंगे, क्योंकि अभी तक जो है चीजें जो चली है इसमें तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आती है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं आती. मेन दिक्कत कहाँ आती है? थोड़ी बहुत जो बच्चों को आती है वो कहाँ आती है? क्वांटाइजेशन पर. किस जगह? क्वांटाइजेशन. तो क्वांटाइजेशन क्या होता है कि जब हम एक मिनिमम क्वांटिटी की बात करते हैं, इसकी मिनिमम क्वांटिटी की, तो उससे रिलेटेड जो टर्म आती है ना वो है हमारी क्या? क्वांटा, है ना? क्वांटा क्या है? बेसिकली एक छोटा अमाउंट है ना, बहुत छोटा अमाउंट जो है, सबसे छोटा अमाउंट जो है किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो सबसे छोटी जो चीज होती है वो क्या होती है? उसका क्वांटा. जैसे आपने क्वांटाइजेशन ऑफ फोटोन पढ़ा होगा, है ना? क्वांटाइजेशन ऑफ फोटोन. तो फोटोन जो है वो क्या होता है? सबसे छोटा जो एलिमेंट है वो क्या है? फोटोन. तो फोटोन जो है वो क्या है? क्वांटाइज्ड है. उससे छोटा क्वांटम जो है, मतलब उससे छोटा फोटोन पॉसिबल नहीं है एनर्जी के केस में. वैसे ही चार्ज के केस में सबसे छोटा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन है. क्या है? सबसे छोटा चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन. तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में ही क्या होता है? सारा चार्ज होता है. तो हम क्या कहते हैं? चार्ज ऑन अ बॉडी is complete integral of complete integral of complete integral of charge of वन इलेक्ट्रॉन. क्या है? वन इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंटीग्रल होता है. मतलब Q इज इक्वल टू क्या हो गया? नेट चार्ज. नेट चार्ज Q इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में? Ne. मतलब किसी बॉडी पर जो चार्ज आएगा, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है ना, तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या है? जब उन्होंने चार्ज को ऑब्जर्व किया तो सबसे छोटा जो चार्ज है वो क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज. सबसे छोटा चार्ज क्या मिलता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज. उससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पर जो चार्ज मिला वो इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज पॉसिबल ही नहीं मिला. तो अब जो उससे अगला चार्ज मिलेगा वो इलेक्ट्रॉन का 2 टाइम्स होगा, उससे अगला इलेक्ट्रॉन का 3 टाइम्स, उससे अगला इलेक्ट्रॉन का 4 टाइम्स. मतलब कि उससे फर्स्ट और सेकंड के बीच में अगर मैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करूं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और दो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की क्या हो जाएगी? 2 इंटू, मतलब 3.2 इंटू 10⁻16. इन दोनों के बीच का चार्ज पॉसिबल नहीं. या तो 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम होगा या फिर
3.2 इंटू 10⁻⁻19 माइनस 19 है ना कूलाम चार्ज होगा। इन दोनों के बीच का चार्ज ही जो है वो पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि जो है उसके बीच का चार्ज कोई होता ही नहीं है ना। तो यहाँ क्या है, n इज इक्वल टू 1 2 n जो है इंटीजर नंबर हो गया, और e जो है वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है ना ऐसा। हाँ, इससे रिलेटेड आपको भरपूर क्वेश्चंस भी मिलते हैं है ना, वो आपसे छोटी छोटी चीजें पूछ लेते हैं नीट के पेपर में भी, तो जो है उसका आपको आंसर करना होता है ना। नेक्स्ट जो है यहाँ पर अगर इसकी बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन क्या है देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर नॉट पॉसिबल, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है ना, कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है। रूट ई चार्ज पॉसिबल है क्या, रूट ई चार्ज पॉसिबल है क्या, देखें रूट ई का मतलब क्या होगा 1.732 ई है ना। हमने क्या बोला है, ये इंटीजर है क्या, क्या ये इंटीजर है क्या, नहीं है, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है ना, ये चार्ज क्या नहीं होगा, पॉसिबल नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। अगर बी ऑप्शन देखें तो ये कितना है, डिवाइड लगा दो, देखो सबसे बढ़िया चीज क्या है, Q इज इक्वल टू एन ई कर लो है ना। Q कितना दे रखा है नेट चार्ज √3 ई, और यहाँ n 1.6, ये ई तो खुद ई है ही सही है ना, तो यहाँ पर तो ये कैंसिल हो जाएगा। n इज इक्वल टू क्या आना चाहिए आपका, एक इंटीजर नंबर आना चाहिए जो कि कितना आ रहा है 1.732 आ रहा है, मतलब कि क्या नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है ना। दूसरे केस में ऐसे डिवाइड लगा लो है ना, बी ऑप्शन को, Q इज इक्वल टू एन ई, क्यू कितना है 48 इंटू 10⁻⁻19, n पता नहीं है, ई कितना है, ई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, कैंसिल कर दो इसको, n इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास में यहाँ से, n इज इक्वल टू 48 डिवाइड बाई 16, 60 मतलब 1.6, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 30 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना 30, तो जो है n इज इक्वल टू कितना आ गया 30, तो मतलब कि ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ऐसे ही जो है किसको भी चेक कर लो, सी को भी चेक कर लो, सी के लिए क्या आएगा देखें 3.2 इंटू 10⁻⁻20 इज इक्वल टू n 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻1 बचेगा, ये इससे 2 टाइम्स कैंसिल, तो क्या आ गया 2/10, n इज इक्वल टू कितना आ गया 0.2, मतलब कि ये पॉसिबल नहीं है, तो ये भी क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। 1 कूलम चार्ज की बात कर लेते हैं, 1 कूलम चार्ज क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू एन ई 1 n 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो जो है ये n इज इक्वल टू आ जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18, तो ये तो जो है क्या आ गया, मतलब 6 to 5 18, मतलब जो है इंटीजर ही आएगा, ये तो है ना, ये तो इंटीजर ही आएगा, तो ये भी पॉसिबल है ना, तो ये दोनों हमारे क्या नहीं होंगे, पॉसिबल नहीं होंगे बिल्कुल भी, ठीक है इस तरीके से। तो ये जो है क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जो है हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन must be removed from a body to make it electrified by 1.6 कूलम ऑफ चार्ज, 1.6 कूलम ऑफ चार्ज से इलेक्ट्रीफाई करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करने पड़ेंगे, रिमूव करा रहे है ना, तो नेट चार्ज Q इज इक्वल टू कितना हो गया 1.6 कूलम, नेट चार्ज ये हो गया, Q इज इक्वल टू क्या होता है एन ई 1.6 n ऐसा, तो ये जो है कैंसिल कर लो 1.6 से 1.6, तो n इज इक्वल टू 1/10⁻⁻19, n इज इक्वल टू आ जाएगा ऊपर 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, a neutral body ejects
10⁻19 इलेक्ट्रॉन इन स्पेसिफिक प्रोसेस, फाइंड चार्ज एक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो कितना चार्ज जो है बॉडी ने एक्वायर किया। पहला जो है हम यहाँ पर देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स, 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स जो है रिमूव हुआ। तो जो है अब कितना जो है चार्ज आया होगा, तो Q इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में Ne। Q इक्वल टू क्या होता है Ne। Q कितना है हमारे पास में, तो ये तो पता ही करना है। N जो है 10⁻19 1.6 इंटू 10⁻−19, तो कितना आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा ये, तो Q आ जाएगा हमारे पास में 1.6 कूलम। कितना आ गया 1.6 कूलम, है ना। देखें अगला, a body has -2 coulomb of charge, -2 coulomb charges, है ना। if 6 into 10⁻20 electrons are removed from this, जो है 6 into 10⁻20 इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो गए, then find new charge on the body, जो है अभी इतना चार्ज है ना। इनिशियल चार्ज -2 कूलम, है ना। अब क्या करें, जो है इस पर इसमें से कितना 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम 6 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए हैं, तो उससे चार्ज कितना जनरेट होगा Ne, वो कितना हो जाएगा N 6 इंटू 10⁻20 और E कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो यहाँ से जो है हमारे पास में 16 6 जा, है ना, ये हो जाएगा 96, मतलब 9.6 इंटू 10⁻, यहाँ पर सिर्फ एक बच जाएगी पावर, है ना, एक, तो मतलब 9.6 कूलम चार्ज आ गया इस पर। कितना आ गया 9.6, 9 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए, इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए रिमूव, तो प्लस का है ये चार्ज, है ना। तो Q इनिशियल था ये, इसमें क्या हो गया फाइनल चार्ज जो मिलेगा हमें, फाइनल चार्ज वो कैसे मिलेगा, Q इक्वल टू इस चार्ज में से जो है पहले इतना था प्लस Q, Q डैश बोल देता हूँ फाइनल चार्ज, तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 9.6 मतलब 7.6 कूलम चार्ज जो है हमारा नेट चार्ज, है ना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो वैसे जो है हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं, है ना। बड़े क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लेकिन जो है ज्यादा बड़े क्वेश्चंस आपको नीट के अकॉर्डिंग तो देखने को मिलेंगे नहीं। हम बात करते हैं अगले टॉपिक की, है ना, क्या है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी का क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं, जिनके थ्रू क्या हो सकता है चार्ज फ्लो कर सकता है, जिनसे चार्ज फ्लो नहीं कर सकता वो क्या होते हैं इंसुलेटर्स। एक बार यहाँ देख लेते हम किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। तो विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास, है ना, आर कॉल्ड कंडक्टर्स, दे हैव इलेक्ट्रिक चार्जेस इलेक्ट्रॉन दैट आर कंपैरेटिवली फ्री टू मूव इनसाइड द मटेरियल। मटेरियल में क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, जो है मेटल्स, ह्यूमन एलिमेंट्स, बॉडी, अर्थ, हमारे को पता है। इसका यूज बेसिकली जो है अभी हम जो है आने वाला जो हमारा टॉपिक है उसमें हम इसको यूज करने वाले हैं। देखना दोज इंसुलेटर क्या होंगे, दोज विच हैव ओवर हाई रेजिस्टेंस टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, जो है जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती वो हमारे क्या होते हैं इंसुलेटर्स, जैसे ग्लास, रबर, प्लास्टिक, नायलॉन एक्सेट्रा। ये क्या है हमारे इंसुलेटर्स, है ना। बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से हमारे को समझ में आता है। हमारे लिए जो थोड़ा समझने का जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ चार्जिंग। क्या है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो उसमें जो पहला जो है वो है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, इस तरीके से जो है हम बॉडीज को चार्ज कर सकते हैं वो देख रहे हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से जो चार्ज जनरेट होगा वो किस तरीके से होगा, एक बार जो है इसको देख ले। जब हम क्या करते हैं दो बॉडी को रब करते हैं एक दूसरे के साथ में, तो हमने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ रही है। अगर आप आयनाइजेशन एनर्जी को पढ़ते हैं उसको समझते हैं देन जो है आपके लिए इस टॉपिक को समझना आसान हो जाएगा। कैसे, तो आयनाइजेशन जो है उसको जब हम जानते हैं कि मिनिमम एनर्जी देनी पड़ती है हमें किसी इलेक्ट्रॉन को, उसको उसके आउटर ऑर्बिट से बाहर निकालने के लिए, मतलब जितने भी ऑर्बिट है सबको क्रॉस कर जाए, वो इन्फिनिटी पे चला जाए। तो यहाँ पर जब हम क्या करते हैं बेसिकली रब करते हैं दो ऑब्जेक्ट को तो हीट होता है। रबिंग से क्या होती है हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होने से
एक इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी तक की एनर्जी को गेन कर लेते और गेन करने के बाद में वो इजेक्ट हो जाते, दूसरी बॉडी पे चले जाते। तो जिससे निकले इलेक्ट्रॉन उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और जिस पर गेन हुए वो उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरीके से जो है चार्ज जनरेट हो जाता है बाय फ्रिक्शन। तो क्या है, इफ रब वन बॉडी विद अनदर बॉडी, इलेक्ट्रॉन्स गेट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, बोथ इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स कैन चार्ज बाय दिस मेथड। दोनों ही चार्ज हो सकते हैं इस तरीके से, ठीक। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इन कॉलम 1, एक देखिए कुछ एग्जांपल्स दिए हुए, रब अगेंस्ट कॉलम 2 है ना, 1 और 2 दे रखे, दे एक्वायर्ड चार्ज स्पेसिफाइड इन द फॉलोइंग टेबल। ये जो है आप इसको याद कर सकते हैं, हालांकि पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी आप देख लें। अगर आप जो है ग्लास और सिल्क को रब करें, ग्लास सिल्क क्लॉथ लेकर के ग्लास पर रब करें तो ग्लास पर पॉजिटिव चार्ज आता है, सिल्क पर क्या आता है, नेगेटिव। ऐसे ही वुलन क्लॉथ और रबर शू, एम्बर या प्लास्टिक तो जो है वो रब करते हैं एक दूसरे से, तो पॉजिटिव चार्ज वुलन क्लॉथ पर और जो है नेगेटिव चार्ज इन पर आता है। ऐसे ही ड्राई हेयर और कॉम्ब में, ड्राई हेयर पर क्या आता है, पॉजिटिव, और हेयर पे क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। कैट स्किन और एमोनाइट रोड जो होती है उसको देखें तो कैट स्किन पे पॉजिटिव और एमोनाइट पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसको हम देख सकते हैं। क्लाउड गाइड जो है, आप जो है क्लाउड्स को देखते हैं तो क्लाउड्स में भी जो चार्ज जनरेट होता है, जो हम लाइटनिंग देखते हैं, वो भी किसकी वजह से, जब आपस में टकराते फ्रिक्शन होता है उनके बीच में, तो वहां पर क्या होता है, चार्ज जनरेट हो जाता है। वहां पे पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर वो जो है अर्थ की तरफ मूव करता है। वो सारी चीजें हम जानते ही है ना। तो इस तरीके से जो है क्या हो जाता है, चार्ज जनरेट हो सकता है बाय कंडक्शन। हम बात करेंगे चार्ज बाय सॉरी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन था ना। अब हम देखने वाले चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन जो है वो इसके जस्ट बाद में देखने वाले, पहले कंडक्शन को देख लेते हैं। कंडक्शन में क्या होता है कि अगर आपने क्या कर दिया, एक चार्ज बॉडी दूसरी न्यूट्रल बॉडी, दोनों को कनेक्ट किया तो जो है कुछ चार्ज बॉडी से न्यूट्रल बॉडी की तरफ मूव कर जाएगा, है ना। चार्ज क्या है, ये हो जाएगा मेथड चार्जिंग बाय कंडक्शन, है ना, क्योंकि ये कंडक्टिंग वायर है। तो कंडक्टिंग वायर से चार्ज जो है मूव करके जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ मूव करता है और चार्ज जो है ट्रांसफर हो जाता है, या दूसरी बॉडी जो है वो चार्ज हो जाती है। तो हमने चार्ज कर लिया, न्यूट्रल थी, बाद में क्या हो गई, ये क्या है देखें एक बार रीड कर लेते हैं इसको। whenever a charge conductor brought in contact with another conductor, दोनों कांटेक्ट में आए बाय कंडक्टिंग वायर, है ना, चार्ज कंटिन्यूअसली फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर अंटिल देयर पोटेंशियल बिकम इक्वल। दोनों के पोटेंशियल क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए। दिस इज आल्सो शेयरिंग ऑफ चार्ज। इसको क्या कहते हैं हम, शेयरिंग ऑफ चार्ज भी कहते हैं। दोनों के बेसिकली पोटेंशियल क्या हो जाते हैं, इक्वल। हम ये देखते हैं कि अगर दोनों बॉडी क्या है, सेम चार्ज की है, सेम सिमेट्रिक बॉडी है, तो आफ्टर चार्जिंग जो है दोनों पर इक्वल न सिर्फ पोटेंशियल, चार्ज भी इक्वल हो जाता है। कब, जबकि दोनों बॉडी क्या हो, सिमेट्रिक हो, है ना, लाइक बॉडीज हो, तो जो है क्या हो जाएगा, इक्वल भी हो जाएगा। इस कंसेप्ट को भी आप याद रखें, जो है आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा ये, है ना। हम देखने वाले थे क्या, चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। चार्जिंग बाय इंडक्शन एक काफी जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको हम और अच्छे से देखेंगे जब हम बात करेंगे किसकी, हम जब इसको देखेंगे कैपेसिटर के केस में। तो कैपेसिटर के केस में देखेंगे तो चार्जिंग बाय इंडक्शन के जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होगी उसको भी जो है हम अच्छे से कवर करेंगे। अभी जो है हम यहाँ पर देखें क्या होता है बेसिकली, कि एक न्यूट्रल बॉडी, है ना, न्यूट्रल बॉडी में क्या हम कह सकते हैं कि जितने पॉजिटिव होंगे उतने नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव, है ना, ऐसा। इसके पास में क्या लेकर के आए, हम एक दूसरी चार्ज बॉडी लेकर के आते हैं, है ना। जैसे ही क्या लेकर के आए, मान लीजिए हम एक चार्ज बॉडी लेकर के आते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट हो जाएगा इस साइड, नेगेटिव साइड क्या हो जाएगा, रिपेल। तो इस तरीके से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्या है, अभी चार्ज हुई है, नहीं, है ना, अभी चार्ज नहीं हुई। लेकिन जब हम क्या करें, इसको देखें कि
इस वाले एंड को हमने ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? ग्राउंड के साथ में कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा क्या कि ये वाला चार्ज जो है ये हमारा मूव कर जाएगा अर्थ में, जो इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा? मूव कर जाएगा अर्थ में, है ना? ठीक है, क्योंकि अर्थ जो है उसका जो चार्ज है पोटेंशियल जो है जीरो, उस पर चार्ज नहीं है कुछ भी, तो जो है इलेक्ट्रॉन जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव कर जाएंगे अर्थ में, है ना? यहाँ पर अब क्या है देखें, जैसे ही क्या हो गया ये वाला हो गया तो हमने क्या कर देना है, इसको भी हटा देना है और इसको भी क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। तो आप देखेंगे कि ये जो बॉडी है ये क्या होगी, बिना किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आए हुए ही क्या हो गई, चार्ज होगी। इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पर जो है हम देख पाएंगे कि जो है बॉडी विदाउट कॉन्टेक्ट ही क्या होगी, चार्ज होगी। तो इस तरीके का जो है इंडक्शन क्या हो गया, चार्ज एक तरीके से क्या बोल सकते हैं इसमें इंड्यूस हुआ है, तो वो बिना कॉन्टेक्ट के। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना? चार्जिंग बाय इंडक्शन, ठीक है ना? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन या चार्जिंग बाय इंडक्शन ऐसा कहते हैं। देखें है क्या, थ्योरेटिकली पार्ट है, उसको भी रीड आउट कर लेते हैं। इफ ए चार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर न्यूट्रल बॉडी, द चार्ज बॉडी विल अट्रैक्ट अपोजिट चार्जेस। चार्ज बॉडी क्या करती है, अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करती है एंड रिपेल सिमिलर चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूट्रल बॉडी। दूसरे सिमिलर चार्ज को क्या करती है, रिपेल करती है। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वन साइड ऑफ द न्यूट्रल बॉडी बिकम नेगेटिव। एक साइड क्या हो जाता है, नेगेटिव, व्हाइल अदर साइड पॉजिटिव, दूसरा साइड क्या हो जाता है, पॉजिटिव। This process is called electrostatic induction. Hence, induction is a phenomena of redistribution of charge on a body in the influence of other charge, object or external field. दूसरे चार्ज या ऑब्जेक्ट के पास में जो है आने से वो जो चार्ज है वो इन्फ्लुएंस होता है ना, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और इसकी वजह से अगर हम चार्ज कर पाए तो वो हो जाएगा चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या हो जाएगा, चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, ये हमने देख ही लिया है। हम यहाँ पर जो है मेन जो चैप्टर का जो पार्ट है उसको जो है अगर हम देखें तो वो जो है इस टॉपिक से स्टार्ट होता है जिसका नाम है कूलॉम्स लॉ। जिसका नाम है क्या, कूलॉम्स लॉ। तो कूलॉम्स लॉ जो है अगर आपने ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा है उसी से मिलता जुलता एक जो है लॉ है। वो जो होता था वो मासेस के लिए होता था, ये जो लॉ है ये किसके लिए, चार्जेस के लिए। तो ये क्या है, हमने ये देखा कि दो चार्ज बॉडी एक दूसरे को क्या करती है, या तो अट्रैक्ट करती है या रिपेल करती है ना? तो वो तो अट्रैक्शन रिपल्शन जो है फोर्स हो गया। तो यहाँ फोर्स जो है वो किसने, कूलॉम ने जो है उसको क्या बताया कि इन दो चार्ज बॉडी के बीच में फोर्स है, वो हमें दिखता भी है। उसको जो है चार्ज से और डिस्टेंस के साथ में रिलेट कैसे किया कि देखें, अगर हमें एक बॉडी का चार्ज बढ़ाते तो फोर्स बढ़ेगा दूसरी बॉडी के ऊपर, है ना? दोनों बॉडी क्या करेगी, जो है फोर्स ज्यादा फील करेगी। दूसरी बॉडी का बढ़ाएंगे तब भी फोर्स क्या होगा, बढ़ेगा, है ना? तो यहाँ से समझ में आया कि जो फोर्स है ना, इस फोर्स को क्या कह दिया आप इन्होंने, इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के, मतलब इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। साथ ही साथ क्या देखा कि अगर हम क्या करें, इनके बीच में डिस्टेंस को कम करें तो चार्ज जो है फोर्स ज्यादा लगता है, डिस्टेंस दूर रखें तो फोर्स क्या होता है, कम। और ये जो है इसको अलग अलग तरीके से देखा कि कंजर्वेटिव है या सेंट्रल है, अलग अलग तरीके से। तो यहाँ से पता चला कि जो है ये डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना? तो ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ऐसे डिपेंड करता है। इसी को क्या कह दिया गया, कूलॉम्स लॉ। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स of interaction between 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है ना, ऐसा। This force always works along the line joining two centers। तो जो है सेंट्रल फोर्स एक तरीके से हुआ 1/r² जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ का ये फॉलो करता है ना? तो ये जो है दोनों के बीच में एक लाइन के लोगे और जो फोर्स लगेगा यहाँ पर वो डिस्टेंस के साथ में भी क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है,
यहाँ पर, तो एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। एफ इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, डब्बे में बंद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, काम आने वाला है बहुत ज्यादा। क्लियर है? यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, अभी हम इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, और भी डिटेल कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको देखें, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है फिर उसके बारे में बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या चीज है कि जब हम चार्ज को देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को देख रहे हैं, एफ इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पर जो के है ना, के इसको बोलते हैं हम क्या, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है ये, इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका वैल्यू है हमारे पास में ए इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। कैसे आया वो देख लो एक बार। न्यूटन मीटर स्क्वायर चला जाएगा, कूलम इंटू कूलम नीचे चला जाएगा, ये के का यूनिट हो गया। इसका वैल्यू जो है, इसका वैल्यू जो है के इक्वल टू होता है, ये आया कैसे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है, k is equal to 1/4 pi epsilon naught where epsilon naught ये क्या चीज है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। epsilon naught इसको बोलते हैं क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये है ना। इसका वैल्यू जो है ये होता है क्या, हमारे पास में 8.85 इंटू 10⁻⁻12, कितना, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। इसको इधर ले जाएं तो यूनिट आ जाएगी हमारे पास में इसके इनवर्स है ना, ये आ जाएगी कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसके ऐसा यूनिट हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर एक चीज जो हमारी खास जो चीज है ना, तो हमारे पास में जो फोर्स का जो फॉर्मूला बना, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ना, ये किसके लिए, फोर चार्जेस प्रेजेंट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस बोल दें या फिर वैक्यूम, यहाँ पर फ्री स्पेस में या फिर वैक्यूम में रखे हो उसके लिए। यहाँ पर क्या है, क्योंकि ये जो हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की भी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो चार्ज है बेसिकली, ये जो फोर्स है ये मीडियम पे भी डिपेंड करता है। दिस फोर्स डिपेंड्स ऑन दी प्रेजेंस ऑफ द मीडियम, ठीक है ना, मीडियम की प्रेजेंस में। तो एफ मीडियम की प्रेजेंट में क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन, सीधे क्या लिखते हैं हम, एप्सिलॉन ना, ये एप्सिलॉन क्या है यहाँ पर, इसको भी देख लेंगे, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन जो है ये क्या है हमारी, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस था, ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ दी मीडियम, परमिटिविटी ऑफ दी मीडियम, मीडियम की परमिटिविटी है ये, इसकी मीडियम की परमिटिविटी। इसकी अलग अलग वैल्यूज होगी, जिसका रिलेशन जो है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर से हमें पता चलेगा, जहां पर एप्सिलॉन आर जो है, एप्सिलॉन नॉट तो हमने लिख लिया 8.85 परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, लेकिन एप्सिलॉन आर क्या है, ये हमारी क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी, क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी है ना ये। तो बेसिकली एप्सिलॉन जो आएगा वो किस पे बेस करेगा, रिलेटिव परमिटिविटी।
अब ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है ये हर मीडियम के लिए अलग अलग है। ये रिलेटिव परमिटिविटी स्पेस के कंपेयर में जो फोर्स है उससे रिलेट करके कैलकुलेट की जाती है। जैसे कि हम बात करें एप्सिलॉन आर है वो 1 होता है फॉर स्पेस, या फिर नियरली इक्वल जो है वो हो जाता है किसके, एयर के लिए, है ना। लेकिन जैसे ही क्या करते हैं हम वाटर में जाते हैं तो ये 80 या 81 के लगभग जो है फॉर वाटर। तो जैसे जैसे क्या होता है मीडियम की कंडक्टिविटी बढ़ती है, एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, चेंज आती है ना। जैसे जैसे मीडियम का क्या होता है कंडक्टिविटी बदलती है ना। तो जैसे ही वाटर को देखते हैं वाटर की कंडक्टिविटी ज्यादा है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू बढ़ी, एप्सिलॉन आर बढ़ा, देन जो है आप यहाँ पर देखते हैं कि ये एप्सिलॉन आर इंफिनिटी हो जाता है फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए तो क्या हो जाता है बहुत ज्यादा हो जाता है, तो जो है एप्सिलॉन आर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। ठीक, इस तरीके से तो यहाँ पर जो है चीज को हमारे को समझना है जो है इलेक्ट्रिक फोर्स किस तरीके से। साथ ही जो अभी हमने बात करी किसकी, एप्सिलॉन की, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, F इज टू एफ मीडियम 1/4 पाई, एप्सिलॉन की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ऐसा मीडियम के प्रेजेंस में, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास में दो चीजें हो सकती है क्या, एक तो ये हो गया, देन हमारे पास में एफ एम इक्वल टू ये 1/एप्सिलॉन आर को मैं देखूँ, उसके अलावा जो चीज है वो तो क्या है एफ है, सिर्फ क्या है एफ, मतलब स्पेस में जो फोर्स लग रहा था, और ये एप्सिलॉन आर, ठीक है ना। एप्सिलॉन आर जो है ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एप्सिलॉन आर इसकी वैल्यू जो है ये हमें पता ही है कि ये जो है एक से बड़ी वैल्यू है इसकी, क्या है, एक से बड़ी वैल्यू है। तो जितने कंडक्टिंग मीडियम में जब जाते जाएंगे फोर्स डिक्रीज होता जाएगा, जितने कंडक्टिंग मीडियम में जाएंगे फोर्स क्या होता जाएगा उतना ही धीरे 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 डिक्रीज हो जाएगा। अगर दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो है फोर्स अगर हमारे मीडियम जो है मेटेलिक कर दिया तो फोर्स ही क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। 1/इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो, फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा फोर्स जो होता है वो मीडियम में लगता है। तो यहाँ पर जो ये कुलाम्स लॉ जो है वो मीडियम की प्रेजेंस के साथ में चेंज होता है, जबकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो क्या नहीं होता, मीडियम से के साथ में चेंज नहीं होता है। तो उसमें और इसमें ये जो है बेसिक बहुत बड़ा डिफरेंस है ना। इसका हमारे को ध्यान रखना है। ठीक ठीक, तो यहाँ पर जो है हम कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या है देखें, व्हाई वी कैन नॉट यूज कूलम्ब्स लॉ फॉर लार्ज साइज बॉडीज। तो लार्ज साइज बॉडीज के लिए हम क्यों नहीं कर पाते, यहाँ पर देखें अगर हमने क्या कर दिया, दो लार्ज बॉडीज है ना, बहुत बड़ी बड़ी बॉडीज को क्या कर दिया, पास में रखा, पहले तो इनके चार्जेस अलग तरीके डिस्ट्रीब्यूट थे, लेकिन जैसे ही पास में आएंगे ना तो इनके चार्ज क्या हो जाते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। पहले अलग अलग तरीके थे, अब जो है जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव वाला पार्ट आया तो वो रिपेल हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्ट हो जाएगा। अदर देन जो इनके ऊपर जो चार्ज था उसके अलावा भी जो है इनका जो खुद का जो चार्ज का जो सिस्टम है वो भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो आपका कूलम्ब जो लो है वो क्या नहीं होगा, पूरी तरीके से यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है हम क्या कहते हैं, ये जो लो है ये पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। ठीक ठीक, यहाँ पर क्या लिखेंगे, कूलम्ब्स लो is valid for point size objects। पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बार रीड कीजिएगा, देखें क्या कह रहे हैं। 2 point charges Q1 and Q2 are placed r meter apart in vacuum। जो है r मीटर पे रखे हुए हैं। फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज F। Q1 पे Q2 की वजह से F है। If now the third charge Q3 is placed at midpoint, the line joining them, then force Q1 and then जो फोर्स है वो क्या होगा, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, है ना। फोर्स ऑन ड्यू Q1 ड्यू टू Q2 जो है क्या होगा, इंक्रीज होगा क्या, है ना। और दूसरे में क्या कह रहे हैं, नेट फोर्स ऑन Q1,
नेट फोर्स ऑन Q1, क्योंकि ये जो है पॉजिटिव है और ये जो है थर्ड, ये भी क्या है पॉजिटिव है ना, ये भी क्या है पॉजिटिव। एक चीज यहाँ पर देखें, दो चार्ज थे, प्लस का Q1 प्लस का Q2। अब क्या है, दोनों के बीच में मिड पॉइंट पर क्या रख दिया आपने, थर्ड चार्ज रख दिया Q3 प्लस का। तो पहली बात तो ये ध्यान रखें कि ये जो चार्ज की वजह से जो फोर्स है इन दोनों के बीच में वो चेंज नहीं होता, ठीक है ना। क्या कहेंगे, दी फोर्स बिटवीन, दी इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, बिटवीन टू चार्जेस है ना, चार्जेस डू नॉट चेंजेस in the presence of other charge। ठीक है, तो ये जो है रिमेन सेम, ये हमारा कोई चेंज नहीं होगा। सेकंड क्या कह रहा है, नेट फोर्स ऑन Q1 के ऊपर, पहले ये भी अट्रैक्ट कर रहा था, सॉरी रिपेल कर रहा था, अब ये भी क्या करेगा, रिपेल करेगा, तो जो है फोर्स जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, नेट जो है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे क्या, कैलकुलेट फोर्स बिटवीन टू चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम, है ना, ये क्या है, माइक्रोकूलम है, सेपरेटेड इन एयर बाय 1 सेंटीमीटर। मैं इसको जो है, हाँ माइक्रोकूलम बोल दें, मिलीकूलम, अभी हमारे को यूज करना है, देन हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। 1 माइक्रोकूलम से हम कैलकुलेट करते हैं, क्या कह रहे हैं, फोर्स जो है चार्ज दोनों के ऊपर क्या है, 1 माइक्रोकूलम है, 1 माइक्रोकूलम, और इस पर भी कितना, 1 माइक्रोकूलम, और जो है 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है। तो फोर्स पूछ रहे, इससे तो बकवास कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है कि Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, फोर्स हो गया हमारे पास में 9 इंटू 10⁻9, Q1 कितना हो गया, 1 इंटू 10⁻⁻6 माइनस कुलाम, माइनस माइक्रोकूलम का मतलब -6, दूसरा भी इतना तो स्क्वायर हो गया, और डिस्टेंस कितनी 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। देन F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में, 9 इंटू 10⁻9 10⁻12 अपॉन 10⁻⁻4, तो ऊपर चला जाएगा 10⁻⁸ 10⁻8 और प्लस का 9, तो क्या बचेगा 9, तो ये बन जाएगा सिर्फ 90 न्यूटन इज द आंसर, ओनली 90 न्यूटन, ठीक है, तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस तरीके अच्छे से क्वेश्चन कर लें, प्रैक्टिस होनी जरूरी है कूलम्ब्स लॉ के ऊपर। देखें, फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल स्पेयर्स ए एंड बी कैरिंग सेम चार्जेस एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इन वैक्यूम इज एफ, जो है वैक्यूम में रखे हुए थे, है ना, दो आइडेंटिकल स्पेयर से, ऐसा नहीं बना है, लो क्या है, दो आइडेंटिकल स्पेयर है, स्पेस में रखे हुए, इनके ऊपर जो है सेम चार्ज है Q और Q, और जो है कितनी डिस्टेंस पर है, R डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, दोनों के बीच में सेंटर से डिस्टेंस R है। थर्ड आइडेंटिकल पेयर फर्स्ट ब्रॉट इन कांटेक्ट विद A देन B, तो A के कांटेक्ट में ये A है और ये B है ना, पहले A के कांटेक्ट में आया तो चार्ज का क्या होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा, और अगर क्योंकि आइडेंटिकल है तो जो है बाद में क्या हो जाता है, हाफ ऑफ चार्ज। तो ये तो ए पोजीशन थी, अब जब दूसरे के कांटेक्ट में ला करके, है ना, और सी को अवे भी कर रहे हैं, नाउ फोर्स जो है बाद में पूछ रहे, इसको दूर भी कर दे रहे हैं ना। अब जो है, अब जो है इसके ऊपर क्या हो जाएगा, Q/2, क्योंकि वो तो क्या था आपका, आइडेंटिकल सी व्हेन ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ए, ठीक है ना, आइडेंटिकल चार्ज था, तो जो है क्या कर दिया, उस न्यूट्रल था अगर वो, तो क्या रह जाएगा उस पर चार्ज, हाफ रह जाएगा, और सी जो था, सी पर कितना होगा, Q/2 है, अभी कितना है, Q/2, ये बी पोजीशन है। अब क्या कह रहे हैं, सी वाला पार्ट जिसमें क्या हो रहा है, अब इसके कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो दोनों का जो है नेट कितना हो जाएगा, 3Q/2, उसका हाफ 3Q/4, तो इस पर कितना आएगा, इस पर तो Q/2, और इस पर आ जाएगा आप कितना, इस पर आ गया Q/2, और इस पर आएगा 3Q/4, ठीक है।
और दोनों के बीच में जो है सेम डिस्टेंस पर ये r, तो जो है शुरू में कितना था हमारे पास में फोर्स F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और बाद में जो है F डैश वो कितना हो जाएगा K Q बाई 2 3 Q बाई 4 बाई आर स्क्वायर, देन F डैश इज इक्वल टू 3 बाई 8 K Q स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, 3 बाई 8 आ रहा है किसमें, फोर्थ में, है ना। तो F डैश इज इक्वल टू क्या आ गया मेरा 3 बाई 8 F, 3 बाई 8 F फोर्थ, ठीक है ना। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू स्पेयर्स हैविंग इक्वल चार्जेस एग्जैक्ट फोर्स F ऑन ईच अदर, जो है एक दूसरे के बीच में क्या F फोर्स लग रहा है। नाउ 20% ऑफ चार्ज ऑफ वन स्पेयर इज ट्रांसफर टू अनदर, 20% चार्ज जो है एक से दूसरे पर ट्रांसफर हुआ, देन फाइंड द न्यू फोर्स बिटवीन दी बॉडीज, है ना, इन टर्म्स ऑफ F। तो जो है दोनों बॉडीज जो है हम ले लेते हैं पहले। यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है, दोनों के ऊपर जो चार्ज थे पहले क्या थे, क्यू क्यू थे, अब 20% जो है एक से दूसरे पर ट्रांसफर हो गया, ये तो केस 1 है ना फर्स्ट। बाद में क्या हुआ 20% इस पर 20% आ गया, इस पर 20% ऐड हुआ तो 0.2 क्यू, 20% का मतलब 0.2 क्यू, और इस पर कितना रह गया फिर 0.8 क्यू रह गया, एक से दूसरे पर ट्रांसफर हो गया, तो मतलब ये कितना हो गया 1.2 क्यू हो गया, है ना। डिस्टेंस वही रखी, तो पहले फोर्स जो था वो क्या था F इक्वल टू K क्यू स्क्वायर Q1 Q2 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, दोनों के बीच में r डिस्टेंस ले लेते हैं। अब यहाँ जो है F डैश है वो क्या हो जाएगा K Q1 1.2 क्यू इंटू 0.8 क्यू बाई आर स्क्वायर, देन F डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K 9 0.96 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो कितना होता है 0.96 के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, है ना। F डैश, तो जो है F डैश इक्वल टू क्या आ गया मेरा 0.96 इज द आंसर, ठीक है ना। इस तरीके से तो जो है छोटे छोटे से और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस जो है ज्यादा करनी चाहिए आपको अभी, ठीक है ना। एक और जो है मैं क्वेश्चन जो है ले लेता हूँ पर, क्या कह रहे हैं, a particle of mass m carrying charge q1 is revolving around a fixed charge minus q2 in a circular path। अच्छे जो है ना, ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन नीट में आए हुए भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। ऐसे आए हुए क्वेश्चन है पहले, कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड इट्स स्पीड आल्सो, जो है अगर आप जो है स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं देन टाइम पीरियड भी कैलकुलेट हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है इसको। ये जो है एक चार्ज प्लस Q1 चार्ज है, ये माइनस Q1 चार्ज माइनस Q2 चार्ज के अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है ना, और इसकी रेडियस जो है इस एक्सिस की वो रेडियस है r। तो यहाँ पर जो जो इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स वो किससे पता चल, वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से क्या मिल रहा होगा यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है हमारे पास में, पूरा ही लिख लेता हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन ही होगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि ये जो है इधर की तरफ मूव करेगा, तो इसको जो है सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा है वो m v स्क्वायर बाई आर, है ना। m किसका, इस वाले चार्ज का मास, ठीक। यहाँ से वेलोसिटी पता चल जाएगी, v इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में v स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 आर स्क्वायर, एक आर से आर चला जाएगा तो यहाँ पर जो है सिर्फ एक ही आर रह जाएगा, ठीक है ना।
और डिवाइड बाई m, ये m भी आ गया। तो v इज इक्वल टू आ गया हमारे पास में रूट में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 mr। ये तो वेलोसिटी आ गई, जो कि स्पीड पूछ रहे थे ये। इसके बाद में क्या पूछ रहे टाइम पीरियड, तो जो है v इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में 2 पाई r अपॉन t। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r अपॉन v जो है यहाँ पर रख दो, ये क्या हो जाएगी हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी टाइम पीरियड की। तो जो है बहुत बड़ी बात नहीं, आसानी से सोल्व हो सकते, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं पहले नीट में, उसका भी ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो हमारे जो है इतना रखेंगे आज के लेक्चर के लिए। आगे हम देखें कि हमारे जो कोर्स चल रहा है उसके साथ में जो है हम यहाँ पर आपको अनोटेटेड पीडीएफ भी अवेलेबल करा रहे हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। जितने भी नोट्स हैं हमारे उसके जो है पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, उसके चैप्टर वाइज जो है रिवाइज एक्सरसाइजेज मिल जाएगी, लेक्चर असाइनमेंट्स मिल जाएंगे आपको। हमारे हर लेक्चर के बाद में लेक्चर्स मिलते हैं। माइनर टेस्ट जो है हर लेक्चर जो है हर 15 डेज में हमारे पास में जो है हम माइनर टेस्ट लेते हैं, हर 15 डेज में होते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न पर होते हैं, बहुत ही यूनिक जो है हम क्वेश्चंस पैटर्न को फॉलो करते हैं। मेजर टेस्ट सीरीज जो कि आने वाली है, बहुत जो है शानदार मेजर टेस्ट सीरीज हमारे आने वाली है। पीवाईक्यू वीडियो सॉल्यूशंस जो है हर एग्जाम के लिए पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हमारी वेबसाइट पर सारे जो है पास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज के वीडियो सॉल्यूशन आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है ना। इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं अपने लेक्चर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और भी, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। मिलते हैं फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।